हेलो फ्रेंड्स, मैं जयेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ कूल स्कूल में। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 देखने वाले हैं, एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम आज देखने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम देखेंगे प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानेंगे। भारत में प्राथमिक शिक्षा का क्या स्टेटस है। फिर हम इसमें सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में जानेंगे, माध्यमिक शिक्षा का क्या स्टेटस है। फिर जो अपना इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद में जो एजुकेशन सिस्टम भारत में आया, कैसे डेवलप हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि जो डिफरेंट एजुकेशनल संस्थाएं भारत में आई, जिसमें से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट आई, साइंस के बारे में साइंस में सीएसआईआर आया, इंजीनियरिंग में आईआईटीज आए, और मैनेजमेंट में हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आए, आईआईएम आए, और मेडिकल में आईसीएमआर आया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिर एग्रीकल्चर में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस आए, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर का हर टॉपिक हम देखने वाले हैं। अगर आपने कूल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे दो चीजें होती है, एक तो अगर हम कुछ नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाता है, और सेकेंड चीज होती है कि हमें एनकरेजमेंट मिलता है। अगर हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा ही लग रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल हो रहा है, तो आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप हमारे वीडियोस को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिए। तो जैसे भारत को स्वतंत्रता मिली, इंडिपेंडेंस मिला, तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत बड़ा काम करना था, क्योंकि जो फर्स्ट सेंसस हुआ उसमें जो भारत का शिक्षित वर्ग था, एजुकेटेड लोग थे, वो सिर्फ 17% हुए। फिर जो 1971 में 34% लिटरेसी रेट था, जो कि 2001 में 64% हो गया, और आज 2020 में 77.7% है। और उसमें से महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट जो है वो 82.34% है। तो जो लिटरेसी है उसमें हमें काम करना बहुत ही जरूरी है। अगर भारत को आगे बढ़ाना है, हमें जो गरीबी हटानी है देश की, तो उसमें शिक्षा का योगदान बहुत होगा। इसलिए हमें इस चैप्टर में शिक्षा के बारे में जानना है, एजुकेशन के बारे में जानना है। जो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है, बाद में जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। तो प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा है, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन में जो एज होता है चिल्ड्रन का, वो 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप होता है। और ये जो चलाया, ये 1988 में चला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिए, पैसे दिए, किस चीज के लिए? क्लासरूम्स बनाने के लिए, टॉयलेट्स बनाने के लिए, और उस स्कूल का स्टैंडर्ड बनाने के लिए 1 से 2 शिक्षक, अगर वो 2 शिक्षक है तो उसमें से एक जो है वो फीमेल होनी चाहिए। फिर उस स्कूल में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मैप होना चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, छोटा सा पुस्तकालय, लाइब्रेरी होनी चाहिए, और खेल कूद के लिए एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, और स्पोर्ट इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। और इसके वजह से प्राइमरी एजुकेशन को एक गति मिली, एक मोमेंटम मिला। 1994 में इसी स्कीम को आगे बढ़ाते हुए, अगर 100 के ऊपर स्टूडेंट है तो और एक क्लासरूम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दिए, और ऐसी प्रायोरिटी दी गई कि हम गर्ल्स के स्कूल बढ़ाए, और जो स्कूल्स है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाया जाए, रूरल एरिया में स्कूल खोले जाए, और जो टीचर है उसमें फीमेल टीचर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए। 1994 में ही डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चालू किया गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, तो प्राइमरी शिक्षा हर किसी तक पहुंचाना, कोई गरीब हो, कोई
कोई बड़ा हो छोटा हो, सबके पास में प्राइमरी शिक्षा जानी चाहिए, ऐसा इसमें प्रावधान था। और इसका जो इस प्लान में क्या क्या था, तो 100% अटेंडेंस आनी चाहिए। फिर जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल में से किसी कारण की वजह से, उनकी संख्या कम करना, गर्ल्स के लिए एजुकेशन को बढ़ावा देना, और जो दिव्यांगजन है उनके एजुकेशन को बढ़ावा देना। और इसमें जैसे रिसर्च था, फिर हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कैसा काम कर रहा है इसको इवेल्युएट करना, अल्टरनेटिव एजुकेशन, जो जैसे कोई शिक्षा है उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, फिर जो उस शिक्षा के बारे में जो सोसाइटल अवेयरनेस बढ़ाना, ऐसे सारे काम इसमें इंक्लूडेड थे। 1995 में ही मिड डे मील जो है वो स्कीम चालू की गई। इस मिड डे मील में क्या होता है कि जो एक टाइम का खाना होता है बच्चों को दिया जाता है, और उसमें सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज देखी जाती है कि बच्चों की हेल्थ कैसे अच्छा रहे और हम उसको कैसा फूड दे, इस पे ध्यान रखा जाता है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में भारत में हम सेकेंडरी एजुकेशन का जो सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे, उन जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, इन्होंने एक फंडामेंटल चेंजेस हमारे एजुकेशन में आना चाहिए, इसलिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की स्थापना की। और इस कमीशन ने एक अलग कमीशन अपॉइंट किया, उसको कहा गया कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। और 1952-53 में मुदलियार कमीशन अपॉइंट किया गया। और उस टाइम पे जो पैटर्न था वो 11+4 का था। 11 में तुम्हारा मैट्रिक का एग्जाम होता था और 4 इयर्स का तुम्हारा ग्रेजुएशन कोर्स था, ऐसा था। और उसके बाद में जो आया वो 11+1+3 इयर्स एजुकेशन सिस्टम आया। तो इस कमीशन ने क्या क्या काम किए, इस कमीशन ने जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका अभ्यास किया और उसमें उन्होंने करिकुलम के बारे में जाना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस भाषा में सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, क्या शिक्षा की मेथोडोलॉजी है, कैसे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इसकी स्टडी की और कुछ रिकमेंडेशन दिए। और इसी कमीशन ने हायर सेकेंडरी एजुकेशन की कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन उस टाइम पे इस हायर सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको पोस्टपोन किया गया। फिर उसके बाद में कोठारी कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ। कोठारी कमीशन जो था वो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर DS कोठारी, और उनके अंडर डॉक्टर JP नाइक थे। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने रेकमेंड किया कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, एजुकेशनल पैटर्न है, वो 10+2+3 होना चाहिए। तो 1 to 10 हमारा प्राइमरी होगा फॉर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो 10वीं तक हमारा सेकेंडरी होगा, 2 साल का हमारा हायर सेकेंडरी एजुकेशन होगा और 3 साल का हमारा ग्रेजुएशन होगा। ऐसा सिस्टम जो है वो 1972 से इस कमीशन के रिकमेंडेशन पे चालू हुआ। और इसी कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक यूनिफॉर्म नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे पूरे देश में आनी चाहिए, जिसमें आपकी मातृभाषा मदर टंग हिंदी और इंग्लिश में इसको सिखाया जाए। कोठारी कमीशन ने ही करस्पॉन्डेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बताया कि करस्पॉन्डेंस एजुकेशन कैसा होता है। आपका कॉलेज कहीं पे भी हो, लेकिन करस्पॉन्डेंस से आप एडमिशन ले सकते हो और आप कहीं दूर रह कर भी उसकी पढ़ाई कर सकते हो। खुद पढ़ाई करो और सिर्फ एग्जाम देने के लिए कॉलेज जाओ। ये करस्पॉन्डेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था। बाद में ओपन यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट दिया। और ये क्यों दिया? क्योंकि जो एजुकेशन है वो नीचे स्तर तक जाए, क्योंकि हर किसी को ये पॉसिबल नहीं है कि वो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था कि कॉलेज में जाए पढ़ाई करे, स्कूल में जाए पढ़ाई करे। और कुछ लोग ऐसे थे कि वो उनका एज बढ़ चुका था और उनको एजुकेशन लेना भी पॉसिबल नहीं था, उनको काम ही बहुत जरूरी था। तब ऐसे लोग कैसे एजुकेशन ले, कैसे शिक्षा ले? तो उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटीज या फिर करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की व्यवस्था की गई और उसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से पैसे भी दिए गए, एक्सपेंडिचर भी किया गया। और उसमें से ज्यादा जो काम था वो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए किया जाना चाहिए। ये भी इस कमीशन के रिकमेंडेशंस थे।
तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1972 में 10+2+3 का पैटर्न अपनाया और 1975 में पहली 10वीं की एग्जाम हुई। और हम देखेंगे कि जो कोठारी कमीशन थे उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। तो जो एजुकेशन है उसमें मॉडर्नाइजेशन लाना, नई तकनीक लाना, सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन, तो सामाजिक और जो हमारा जो राष्ट्र है उसमें एक तर्क संगतता लाना, फिर हमारा जो सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज है उनका नेचर जानना, फिर जो शिक्षा है उसमें प्रोडक्टिविटी लाना कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो कितनी प्रोडक्टिव है, कितनी यूजफुल है, इसके बारे में काम करना। और जो हमारा जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको हमें सिक्योर करना है, हमें उसको बढ़ावा देना है और उसको स्ट्रांग बनाना है। इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स कोठारी कमीशन के थे। अब हम हायर एजुकेशन के बारे में जानेंगे। तो कैसा था इंडिपेंडेंस के बाद में हायर एजुकेशन। 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इस कमीशन के जो फंक्शन थे वो फाइनेंशियल ग्रांट्स देना, मतलब पैसे प्रोवाइड कराना, फिर जो यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड है और यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड डिसाइड करना और उनमें कोऑर्डिनेशन करना, ये इस कमीशन के काम थे। तो ये जो कमीशन था इसने 5 साल का जो 5 ईयर प्लान है, 5 साल का अपना प्लान बनाना, ऐसा काम किया। और इन्होंने जो ग्रांट्स है, मतलब जो पैसे देना यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, और फिर बाद में यूनिवर्सिटीज के लिए एजुकेशन का प्लानिंग करना, फिर जो सिलेबस है उसका कोऑर्डिनेशन करना, और जो हमारी नेशनल नीड्स है उनको एजुकेशन के थ्रू बताना, इतने सारे काम किए। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि इन्होंने यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट काउंसिल बनाया, फिर सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड एजुकेशन बनाया, जिसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया। क्योंकि जब आपको शिक्षक चाहिए तो ऐसे शिक्षक चाहिए जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, जिनकी शिक्षा बहुत ज्यादा हो, पीएचडी लेवल के शिक्षक हो। तो ऐसे काम भी इन्होंने किए कि हमारे पास जो अच्छे क्वालिटी के शिक्षक आए, टीचर्स आए। फिर जब टेलीविजन इंडिया में आया, टीवी सेट इंडिया में आया, तो एक कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम चलाया गया, जिसके थ्रू जो टीचिंग प्रोग्राम थे वो दूरदर्शन से टेलीकास्ट किए जाते थे, ब्रॉडकास्ट किए जाते थे, और देश में जो भी जिसको पढ़ना था वो देखता था और उसका बहुत फायदा देश में लोगों को हुआ। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, इसके बारे में आप जानते होंगे। एनसीईआरटी इसकी बुक्स आती है। इसकी स्थापना दिल्ली में 1961 सितंबर 1 को हुई। और इसका काम क्या था? तो इसका काम था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो बनाना एजुकेशन के बारे में, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है एजुकेशन के बारे की, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। फिर एनसीईआरटी के पास में एजुकेशन रिसर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एजुकेशन डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ट्रेनिंग कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फिर एजुकेशन को बढ़ावा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाने की, फिर जो सिलेबस होता है उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत, और जो बुक्स बनाने का, बुक्स डेवलप करने का जो काम था एनसीईआरटी के पास में था। इसने सिलेबस के बारे में और टेक्स्ट बुक बनाने के बारे में, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है इसकी बुक्स बनाने में बहुत बढ़िया काम किया। और जो प्राइमरी एजुकेशन है और सेकेंडरी एजुकेशन है, और गवर्नमेंट सेकेंडरी एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है, इसके बारे में भी एनसीईआरटी टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराता है। फिर आपको पता होगा कि जो एनटीएससी का एग्जाम होता है, एनटीएसई नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये भी एनसीईआरटी के थ्रू ही होता है। तो एनसीईआरटी के तौर पर ही, जैसा एनसीईआरटी था उसके तौर पर ही हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स है उन्होंने भी एनसीईआरटीज बनाना काम चालू किया। वैसे हम देखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है उसकी स्थापना 1984 में हुई। और इस एजुकेशन में जो काम एनसीईआरटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे करती है, देश के लेवल पे करती है, वही काम एससीईआरटी जो है, जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इसने महाराष्ट्र लेवल पे काम किया।
इसने स्टैंडर्ड 10th का और 12th का एग्जाम लेने का काम किया और इसका सिलेबस बनाने का भी काम किया। तो जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में हमारी खुद की एक एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में लाया। अब पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी मतलब नीति, हिंदी में इसको नीति बोला जाता है। और नीति का मतलब क्या है कि हम एक विचारधारा लेकर चलते हैं कि इस पे हम काम करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम आगे चलेंगे। तो जैसे एक फंडामेंटल चेंज किया गया हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन को ध्यान में रखकर हमारे एजुकेशन पॉलिसी में इसके अंडर एक कोर करिकुलम बनाया गया। करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम होता है, तो एक कोर पाठ्यक्रम बनाया गया सारे स्टेट्स के लिए। और उसके अंडर फिर स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि आप ये एक चीज है, इसके अंडर आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो और अपने स्टेट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और ऐसा क्यों किया गया? तो जो स्टूडेंट्स है इंडिया में, सबको एक एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन है वो इक्वल मिलनी चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया। और इसी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंडर प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1988 में बनाया गया, जो कि पूरे इंडिया में फॉलो किया गया। फिर हम सैटेलाइट का यूज देखेंगे। इंडिया में सैटेलाइट का यूज कब चालू हुआ? तो 1975 में ISRO इसरो को सैटेलाइट बनाने में सक्सेस अटेम्प्ट हुआ। और उसमें से जो एकनाथ चिटनिस है, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट है SIT, उसको आगे बढ़ाया गया और जिसमें सैटेलाइट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको बढ़ावा दिया गया। आपने अगर एडुसैट नाम सुना होगा तो आप इसके बारे में सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि एडुसैट क्या है। और इसके लिए जो सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट था उसमें हेल्प हमें अमेरिका ने किया था ये प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे अच्छा एजुकेशन पहुँचने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। फिर हम देखेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसकी वो कैसे चालू हुई। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमें एजुकेशन में आगे बढ़ना था, लेकिन ऐसा था कि कुछ लोग जो है उनकी एज बढ़ चुकी थी, या फिर कुछ लोग जो विलेजेस में रहते, बहुत दूर दूर रहते थे और इतने सारे कॉलेजेस नहीं थे कि हम सबको एजुकेशन इजीली प्रोवाइड करा सके। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया तब जब यूनाइटेड नेशन ने 1970 जो ईयर था वो इंटरनेशनल एजुकेशनल ईयर मनाया था। तब एक सेमिनार हुआ दिल्ली में जिसका सब्जेक्ट था ओपन यूनिवर्सिटी, और वो किसने कराया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट, फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो डिपार्टमेंट था, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और यूनेस्को, इन्होंने किया। और यहाँ पे ये ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया और ओपन एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट आया। और फिर ओपन यूनिवर्सिटी जो है परम सारथी कमिटी है, इसके अंडर में शेप हुआ और 20 सितंबर 1985 को ओपन यूनिवर्सिटी बना। और जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनाया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ओपन यूनिवर्सिटी या फिर ओपन स्कूलिंग क्या होता है। तो जैसे एक एफिलिएटेड स्कूल होगा, वहां पे आप एनरोलमेंट कराते हो, वहां का स्टडी मटेरियल यूज करोगे, लेकिन पढ़ाई आप खुद करोगे अपने टाइम के हिसाब से, आपको जैसा टाइम मिल रहा है वैसे। और ये जो स्कूल है ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जैसे एक डेट दे देगा कि इस डेट को इतने सिलेबस पे एग्जाम होने वाला है, ये साल का एग्जाम होने वाला है। तो और फिर वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा कि आप इस ओपन यूनिवर्सिटी के ये डिग्री होल्डर हो, या फिर ये डिग्री आप उसकी प्राप्त की हुई है। तो इसको ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और फिर इससे क्या फायदा हुआ कि जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग का एज बढ़ गया था, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज है, फिर कुछ अदर कंडीशंस है, जैसे फीस है वो कम की गई।
और फिर बाद में जो डिस्टेंस कोर्सेस है इग्नू के थ्रू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो आकाशवाणी और दूरदर्शन के थ्रू भी प्रोवाइड किए गए। फिर हम इस चैप्टर में देखेंगे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या होता है। तो एक साइंस या फिर कोई भी टॉपिक हो जिसमें हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज जानने की कोशिश करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देके इसको रिसर्च कहा जाता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि साइंस में कौन कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो 1950 में CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना हुई और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रमोट अ साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री। एक साइंटिफिक थॉट प्रमोट करना था इंडिया में। और इन्होंने किस किस सब्जेक्ट में रिसर्च चालू की, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड प्रोसेसिंग में, माइनिंग में इन्होंने रिसर्च चालू की। और इसके बेनिफिट्स जो हुए तो क्या हुए, जो हमारा इंपोर्ट है वो रिड्यूस हुआ, क्योंकि इंपोर्ट रिड्यूस होने का फायदा क्या है कि हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं तो हमें जो पेमेंट करना पड़ता है वो US डॉलर में करना पड़ता है। और आज की डेट में अगर हम $1 का कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 70 से 75 रुपए देने पड़ते हैं। इसका मतलब हमारा लॉस हो रहा है। तो इन्होंने जो काम किए उसके हिसाब से हमें हमारी इंपोर्ट कम हुई तो हमारे पैसे भी बचने लगे, कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारे पैसे बचने लगे। और जो ब्रेन ड्रेन हुआ था तो कुछ साइंटिस्ट लोगों को वापस इंडिया में लाने का भी इन्होंने काम किया। CSIR ने जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है उसकी टेक्निक निकाली। फिर उन्होंने जो हम वोटिंग होता है तो उंगली पे जो एक इंक लगती है वो भी उन्होंने इन्वेंट की। देन जो मेडिसिन्स है मलेरिया के लिए, एलिफेंटाइसिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, वो भी उन्होंने बनाया। फिर वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप की। और बाम्बू का जो प्रोडक्शन है उसमें कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कराने की टेक्नोलॉजी भी CSIR ने इस्टेब्लिश की। फिर जो नीम और हल्दी है उसकी जो एंटीसेप्टिक यूज है वो भी CSIR ने खोज निकाले। मैथमेटिक्स में जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस, वो तमिलनाडु में 1962 में बनाया गया। फिर हम कंप्यूटर्स में देखेंगे कि जब हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी तो अमेरिका ने हमें रिफ्यूज कर दिया। तो उस टाइम पे सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया और उसका नाम जो था वो परम 8000 था। और ये डॉक्टर विजय भटकर के नेतृत्व में पुणे में बनाया गया। और इसको बनाने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एस्टेब्लिश किया डिपार्टमेंट, उसका नाम था डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC। और उससे भी पहले हमारा जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो जो था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जादवपुर यूनिवर्सिटी ने बनाया था, उसका नाम था ISI-JTU। और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो न्यूक्लियर रिसर्च है उसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया गया। इसने न्यूक्लियर फिजिक्स में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, केमिकल में और लाइफ साइंसेस में रिसर्च किया। फिर हम इंजीनियरिंग में देखेंगे कि IITs डेवलप की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्स्ट IIT जो है वो खड़गपुर में डेवलप की गई। फिर बाद में पवई में, चेन्नई में, कानपुर में, न्यू दिल्ली में यहाँ पे IITs है। फिर हम देखेंगे कि जो अभी इंजीनियर तो आ गए, IITs आ गई तो इंजीनियर आ गए, लेकिन है ये IITs बनाने के लिए हमें सोवियत रशिया ने, अमेरिका ने, जर्मनी ने और यूनेस्को ने जो UN का डिपार्टमेंट है उन्होंने हेल्प किया। और लेकिन ये IITs बनने के बाद में एक प्रॉब्लम हुई कि हमारे यहाँ इंजीनियर तो बनने लगे अच्छे क्वालिटी के, लेकिन उनको जॉब देने के लिए, अच्छा क्वालिटी का जॉब देने के लिए बिजनेसमैन नहीं थे या फिर मैनेजरियल रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ब्रेन ड्रेन होने लगा। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि जो अच्छा टैलेंट है वो बाहर के कंट्रीज में जाके जॉब करता है और वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देता है, इसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। फिर हमने जाना कि हमें मैनेजमेंट भी चाहिए अच्छा, अगर बिजनेस बढ़ाना है, फिर हमारे इंजीनियर्स को अच्छा नौकरी दिलाना है या फिर उन्हीं को उनकी ही मैनेजरियल स्किल हमें बढ़ाने हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का डेवलपमेंट किया गया। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अहमदाबाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और अमेरिका के हेल्प से बनाया गया। बाद में कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर और शिलोंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाए गए।
मेडिसिन में जो काम कर रहे हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें दो तीन इंस्टीट्यूट्स है। उसमें से इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एजुकेशन, ये एक 1949 में डेवलप किया गया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यूनिवर्सिटीज के साथ में कोऑपरेट करना, मेडिकल कॉलेजेस के साथ में कोऑपरेट करना, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, और फिर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और इन्होंने जो अच्छा काम किया, ये काम किया इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस और लिप्रोसी को कंट्रोल करने का काम किया। बाद में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की गई और इन्होंने मेडिकल साइंस में एडवांस एजुकेशन और रिसर्च में काम किया। इनके पास अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी है। और एम्स जो है कॉमन लोगों को नॉमिनल रेट में ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराता है। और हार्ट, ब्रेन और आईज के बारे में रिसर्च और ट्रीटमेंट भी एम्स में की जाती है। इनके पास में फिर बाद में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में जो क्वालिटी है एजुकेशन का वो डिसाइड करना और सुपरविजन और इंस्पेक्शन करना, ये काम थे। फिर इंडिया में कैंसर रिसर्च के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहां पे टाटा मेमोरियल सेंटर बनाया गया कैंसर के लिए। और एग्रीकल्चर के लिए फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 1905 में ही बन गई थी, इंडिपेंडेंस से पहले ही बन गई थी, उसी को आगे करते हुए 1958 में यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया। और इसमें रिसर्च, वेल इक्विप्ड लैबोरेटरी, सॉइल टेस्टिंग, एग्रीकल्चर साइंस और इकोनॉमिक बॉटनी और अदर सारी रिसर्च की गई। इसलिए हमारा एग्रीकल्चर भी आगे डेवलप हुआ। फिर हम देखेंगे कि इसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का दिल्ली में बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। अगर आपने कूल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे दो चीज़ें होती है, एक तो अगर हम कुछ नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाता है, और सेकेंड चीज़ होती है कि हमें एनकरेजमेंट मिलता है। अगर हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा ही लग रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल हो रहा है, तो आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप हमारे वीडियोस को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करिए।